दोस्तों, आज की कहानी है दीवार के साथ बंद कमरे में दीवान बेड पर। संगीता को कौन नहीं जानता। आस पड़ोस में उसकी ही तो चर्चा है। कैसे वह घर और नौकरी दोनों को एक साथ चला रही है। जब सर्दी के दिनों में लोग रजाई से बाहर झांकना पसंद नहीं करते, तब तक वह बच्चों का नाश्ता बनाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। सुबह 7 बजे उसे स्कूल पहुंचना होता है। घर से 5 मील दूर पर स्कूल है। वह अपनी ड्यूटी से शाम को ही पेट्रोल डलवा लाती है। 12 बजे आती है। तब तक बच्चों के घर लौटने का समय हो जाता है। वह आते ही किचन में लंच की तैयारी में लग जाती है। सुभाष को भी समय पर जाना है। उसकी फैक्ट्री की नौकरी है। पारी बदलती रहती है। कभी तो उसका काम बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, पर वह उफ नहीं करती। हमेशा मुस्कुराकर बाहर खड़ी, कभी बच्चों का इंतजार करती है तो कभी पति का, पर उस दिन तो खड़ी ही रह गई। स्कूल में सबको पता था कि उसका रिजल्ट क्यों अच्छा रहता है। सब जगह उसकी तारीफ हो रही थी, पर ना जाने क्यों कौन सी हवा बही जिसने उसकी शांति जिंदगी में हलचल पैदा कर दी। उसे नहीं पता लगा कि अचानक क्यों उसका तबादला घर से 50 मील दूर गांव कासिमपुर में हो गया। पर क्यों कहीं कोई उत्तर नहीं था। हाँ, यह बात जरूर थी कि इस बार उसने शिक्षक संघ के सम्मेलन में जितना चंदा मांगा गया था उतना चंदा नहीं दिया था। देती कहाँ से। बच्चों के भी अभी उन्हीं कपड़े बनवाने थे। पति सुभाष को भी रात को फैक्ट्री जाना पड़ता था। हाँ, जिनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं थे और जो कक्षा में भी कभी कभी जाते थे, वे आराम से थे। स्टाफ रूम में उसे देखकर बतियाते चेहरे और अधिक प्रमोदित थे। आप रमेश जी से बात कर लें, माथुर साहब ने कहा। कौन रमेश जी? वे चंद्रसेन जी के खास आदमी हैं। चंद्रसेन? हाँ, वे शिक्षाविद हो जो हमारे स्कूल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर आए थे क्या? वह चौंक गई, साथ ही सोच में डूब गई। वह सफ़ेद मूंछों वाला चेहरा और उसके भीतर से झांकती भेड़िए जैसी आंखें वह अब तक नहीं भूल पाई थी। कार्यक्रम के दौरान मानो वे उसका ही पीछा करती रही। कार्यक्रम के बाद रमेश ने ही उनसे उनका परिचय कराया था। सर, यह संगीता जी हैं, इस विद्यालय की श्रेष्ठ शिक्षिका। इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आपकी कृपा हो जाए तो घर के पास आ जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लिस्ट निकलने वाली है, आप याद दिला देना। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। आप तो सुभाष जी की पत्नी हैं। हाँ, वह सहज होते हुए बोली। वही तो मैं इतनी देर से सोच रहा था। हम और सुभाष जी एक ही गली में रहते थे। मैं तो अभी तक वहीं हूँ, पर उनका मकान बदल गया है। वे नए जमाने के आदमी हैं, नए शहर में चले गए हूँ। तो तबादला इसी चंद्रसेन ने कराया है। वह बड़बड़ाई। रात को सुभाष ने जब यह सुना तो घबरा गया। इस रमेश ने यह कहाँ की दुश्मनी निकाली है। उसी ने तबादला करा दिया है। मुझसे 10,000 रुपये मांग रखा था। मैंने मना कर दिया। बोला, चंद्रसेन जी ने कहलाया है। वे पालीवाल जी के खास आदमी हैं। पालीवाल जी ने शिक्षा का काम उन्हीं को सौंप रखा है। पालीवाल जी मंत्री हैं, उनके पास इतना समय कहाँ है। जो लिस्ट चंद्रसेन बना देते हैं, वे उसे फाइनल कराकर आगे भेज देते हैं। उनका कहा आज तक रुका नहीं है। चंद्रसेन हमारे मोहल्ले में खेल प्रशिक्षक लगा था। आज वह पेंशनर बनके शिक्षाविद हो गया था। इन शिक्षा विभाग वालों की भी बुद्धि फूट गई है, जो उसे सिर पर बिठाए फिरते हैं। तो क्या करें, जहाँ पालीवाल जी जैसे मंत्री होंगे
वहाँ ऐसे ही छूट भये होंगे। अब भगत सिंह आज़ाद तो पैदा होने वाले, नहीं तो तुम वहीं गांव में जाकर रहो। वह हंसते हुए बोला, और तुम मेरा क्या है? या तो नौकरी करो या छोड़ो। ख्याल नौकरी का नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का है। वही तो मैं सोच रहा हूँ। वह बोला, हाँ, रमेश का ही फोन था। वह मोबाइल पर कह रहा था, चंद्रसेन जी ने याद किया है, जाकर मिल लो। हो सकता है तुम्हारा तबादला रुक जाए। अभी तुम्हारी पोस्ट पर हंसा त्यागी आई है। उसने 50,000 रुपये खर्च किए। वह तो तुम्हारी पुरानी जान पहचान है, बात संभल करती है। हाँ, सुभाष को मत बताना, उसकी पुरानी दुश्मनी है। क्या? हाँ, पर मुझे तो बताया नहीं। अच्छा किया नहीं बताया उसने। मोबाइल बंद कर दिया था। संगीता आवक थी। वह मुझसे क्या चाहता है? जब 50,000 में हंसा त्यागी को यहाँ लगाया है, तब वह इससे ज़्यादा कहाँ से देगी? वह तो 10,000 भी नहीं दे पाई थी। कह रहा था, सुभाष को मत बताना। क्यों? घर आई तो रो उठी। क्या ज़माना आया है, पढ़ना कठिन है। एमए किया, बीएड की कोचिंग की, फिर बीएड किया, फिर लोक सेवा आयोग, कठिनाई से नौकरी मिली है। फिर हर साल तबादले का डर, कहीं कोई दिखने वाला नहीं है। माँ भी शिक्षिका भी, याद भी है, वे पूरी उम्र इसी स्कूल में ही रही थी। तब तबादले अच्छा रिजल्ट नहीं आने पर होते थे, पर अब पढ़ने पढ़ाने में नेताओं की रुचि नहीं है। न वे पढ़े लिखे हैं, न पढ़ाने वालों को चाहते हैं। कैसे? वह चंद्रसेन शिक्षक संघ की बैठक में बतिया रहा था। इस बार महिलाओं को देखकर अपनी मूंछों पर बल लगा रहा था, और शिक्षा अधिकारी उसके सामने भीगी बिल्ली बने बैठे थे। उसी ने घोषणा दिया था, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। विद्यार्थी देश के निर्माता हैं। तब सामने बैठे लोग उसकी हर बात पर तालियां बजा रहे थे। पर क्यों? छोटे बच्चों की पढ़ाई न होती तो वह कभी की कासिमपुरा चली जाती। एक तो पब्लिक स्कूल की फीस, फिर दाखिला भी बहुत मुश्किल से मिला था। उसने ही रात दिन कोशिश की थी, पर अब उसी उपाह में पूरा दिन निकल गया था। शाम को ही रमेश का फ़ोन आया था। भाई साहब ने अभी तो हंसा त्यागी को रोक लिया है, तुम जाकर बात तो कर जाओ। फिर मत कहना मैंने कोई मदद नहीं की। रात भर वह सो नहीं पाई। सुभाष ने भी कहा, तुम इतना टेंशन मत लो, बीमार हो गई तो फिर सबका क्या होगा। देखता हूँ, मैं कहीं से रुपए का जुगाड़ करता हूँ, दे आऊँगा। वह चुप रही। जब व्यवस्था में घुन लग गया है, तब दरवाजे की चौखट कैसे बच पाएगी। सुबह वह उठी, बच्चों को स्कूल भेजा, खाना बनाया, निश्चित हुई। सुभाष भी रात की पारी से आकर सो गया था। वह तैयार हुई। आज उसने अपने चेहरे को आईने में देखा। सुंदर सी चंदेरी की लाल साड़ी निकाल कर पहनी, चेहरे पर हल्का मेकअप किया, फिर आईने में अपने आप को देखा और पर्स उठाया। सुभाष के कमरे में गई। वह अभी भी गहरी नींद में थी। उसने उसे जगाना उचित नहीं समझा। दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। बाहर लीलाबाई काम कर रही थी। आज स्कूल नहीं गई भाभी? वह बोली, नहीं, आज यहीं काम है, तुम घर का ध्यान रखना, साहब तो सो रहे हैं। वह बोली। श्यामपुरा की सड़कों से वह परिचित थी। शादी होकर यहीं तो आई थी। सुभाष के पिता डाक बंगले में प्रभावी थे। यहीं नाजिया साहब की हवेली के पास उनका घर था। तब उसने पहली बार चंद्रसेन को देखा था। वह सुभाष के साथ कभी कभी घर आया करता था। सुभाष ने ही बताया था कि वह किसी स्कूल में शिक्षक है।
वह सुभाष के साथ ही स्कूल में पढ़ा था। उसके पिता कभी नाजिया साहब के साथ रहे थे, रेवेन्यू में थे। उनका बड़ा सा मकान था। जब वह श्यामपुरा की गली में पहुंची तो सामने बैठा पनवाड़ी उसे देख चौंक गया। भाभी जी आप? हाँ, आप तो बरसों बाद इधर आई हैं। हाँ, यहाँ कहाँ जाना है, बस जरा काम है। वह उससे पीछा छुड़ाते हुए बोली। नीम के नीचे वह रुकी, फिर आगे बढ़कर उसने हवेली की तरफ बड़े दरवाजे के पास, जहाँ चंद्रसेन की तख्ती लगी थी, घंटी बजाई। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, पर कोई आहट नहीं थी। तब दूसरी बार घंटी बजाई। ऊपर बालकनी से कोई झांका। वह चंद्रसेन ही था। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उसकी आंखें चौंधिया गई थी, चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई थी। वह अपनी डाई की गई मूंछों पर ताव दे रहा था। ऊपर और कोई नहीं था। चंद्रसेन की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। एक बार तो वह झिझकी, फिर होठों को दांतों से इतनी जोर से दबा दिया कि खून छलक आया था। जीने में चढ़ती हुई वह मानो नीम बेहोशी में चली जा रही थी। सीढ़ियां उसे जलती हुई धधकी अंगारों की चिंगारी सी लग रही थी, पर वह शांत थी। ओ, एक खनकती आवाज ने उसका स्वागत किया। आपने मुझे याद किया, वह शांत स्वर में बोली। हाँ, आप तो हमारी भाभी हैं। देवर और भाभी का बहुत पुराना रिश्ता होता है, वह बोला। संगीता चुप ही रही। बैठो, उसने इशारा किया। वह बैठ गई। हंसा त्यागी को तो अभी ज्वाइन करने से रोक दिया है, वह भी आ गई थी। पर तुम्हारी बात और है। मैंने तो तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी से घायल हो गया था। तबादला जहाँ चाहो वहाँ करा दूंगा। मंत्री जी अपने ही हैं। वह बात करता करता उसके पास खिसक आया था। उसने हाथ को हल्की गोलाई में घुमाया। अब उसका हाथ उसके वक्ष तक खिसक आया था। वह शांत थी। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और झटके से दीवान की तरफ उसे खींचा। वह खिंचती चली गई। सुभाष ने तुम्हें क्या दिया होगा? वह तो मेरे साथ पढ़ा है, ढीला ढाला सा, और तुम बहुत सुंदर हो। वह चुप रही। उसने फिर अपनी मूंछों पर ताव दिया और मजबूत पकड़ के साथ उसे अपनी बाहों में लेना चाहा, पर तब तक संगीता ने अचानक अपना हाथ साधा और मुक्का बनाते हुए उसकी जांघों के बीच में जोरदार प्रहार किया। वर्षों के बाद जूडो क्लास की सीख प्रयोग में आ गई थी। अरे मार डालोगी मुझे, हराम, वह चीखा। उसकी मजबूत कलाई की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। वह दीवान पर हक्का बक्का सा लेट गया था। उसका पैरूस बर्फ सा पिघल रहा था। उधर संगीता घायल रोशनी से परी तख्ता से अपनी टाई डांग उठाकर उसकी दोनों जांघों के बीच में प्रहार कर चुकी थी।